आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग पिछला क्लास में मौर्य साम्राज्य को पढ़ना प्रारंभ किए थे और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो सबसे महान और प्रतापी शासक हुए जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इनको एक महान सम्राट भी माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले नंद वंश का जो अंतिम शासक रहता है जिसका नाम रहता है धनानंद को पराजित करके नंद वंश का सफाया कर देता है सबसे पहले और अपना साम्राज्य स्थापित करता है जो है मौर्य वंश। ये हमने पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर के सेनापति थे, सिकंदर के, इसको भी युद्ध में पराजित कर देता है और यही चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा उपलब्धि थी क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जैसे ही युद्ध में पराजित होता है तो उसके बाद अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है और बदले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो अफगानिस्तान तक फैल जाता है। तो ये हमने देखा था मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार से होता है और हमने विदेशी शासकों के बारे में भी पढ़ा था, विदेशी आक्रमण के बारे में। एक बार समझ करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था विदेशी आक्रमण के बारे में। तो सबसे पहले ईरानी आक्रमण हमने देखा था। तो एक शासक था डेरियस प्रथम, कहाँ का था? हकमनी वंश के जो संस्थापक थे वो थे साइरस द्वितीय और इसी वंश का एक शासक हुए जिसका नाम था डेरियस प्रथम। इसको दारा प्रथम भी बोला जाता है। इन्होंने ही सबसे पहला भारत में आक्रमण किया था, यानी कि ये विदेशी थे। तो पहला विदेशी आक्रमण होता है डेरियस प्रथम के द्वारा। फिर अगला शासक बनता है ज़ेरक्सिन प्रथम और उसके बाद डेरियस तृतीय, और डेरियस तृतीय को पराजित करने वाले होते हैं सिकंदर, और इस प्रकार से सिकंदर का आगमन होता है भारत। तो सिकंदर के बारे में भी हमने देखा था कि फिलिप द्वितीय इसके पिता थे, अरस्तु इनका टीचर थे, यानी कि अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण होता है और नंद वंश का शासन रहता है इस टाइम जब सिकंदर आक्रमण करता है। तब खैबर दर्रा को पार करके सिकंदर भारत आया था। जैसे ही भारत आया सबसे पहले आम्भी से इनका सामना होता है, लेकिन आम्भी जो सेल्यूकस निकेटर ने सिकंदर से युद्ध नहीं करता है, ये आत्मसमर्पण कर लेता है। उसके बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ी। पंजाब का जो झेलम और चिनाब नदी का जो बीच का एरिया था वहाँ के जो शासक थे जिनका नाम था पोरस से सिकंदर का युद्ध होता है और इसमें पोरस हार जाता है। लेकिन पोरस की बहादुरी को देख करके सिकंदर इनको अपना मित्र बना लेता है। तो ये हमने पढ़ा था। और फिर सेल्यूकस निकेटर, ये भी हमने देखा था, जो कौन थे? सिकंदर के एक प्रमुख सेनापति थे, और निर्याकस भी। ये दोनों सिकंदर की सेना इतना युद्ध लड़ा कि आने वाले नहीं, मतलब ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था वो, क्योंकि बहुत थक चुका था वो, लड़ते लड़ते काफ़ी थक चुके थे। तो ब्यास नदी को नहीं पार कर सका तो क्या हुआ? तो इसका सेना यहीं से लौट गया वापस। और उसके बाद 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा था सिकंदर के बारे में, एक बार रिपीट हो गया ये। फिर हमने मौर्य वंश के बारे में भी पढ़ा। मौर्य कालीन जो प्रमुख शासक हुए, पहला नंबर पे थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु का नाम चाणक्य, इनको कौटिल्य भी हम लोग बोलते हैं। 305 ईसा पूर्व में
सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। मेगास्थनीज, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनकी रचना इंडिका था। और कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये सब कुछ पॉइंट एक बार रिपीट कर देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो ये महास्थान अभिलेख है, महास्थान अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य का बंगाल अभियान के बारे में पता चलता है। फिर अहनानूर और मुरनानूर, ये दोनों तमिल ग्रंथ हैं और इससे चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण भारत की विजय के बारे में पता चलता है। और उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, इससे चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम विजय के बारे में जानकारी मिलता है। और जूनागढ़ अभिलेख किनका है, तो रुद्रदमन का, इनके द्वारा रचित है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्चे से गुजरात में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और अंततः 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का संलेखना विधि द्वारा ये अपना शरीर को त्याग देते हैं। तो ये था पिछला क्लास, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य का टॉपिक, जिस कारण से मैं एक बार सारा चीज़ों को रिवाइज कर दिया। अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बिंदुसार। देखिए, बिंदुसार जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य इनके बेटे थे। और इनका जो बेटा हुआ बिंदुसार का, उनका नाम था अशोक। हालांकि बेटा तो और भी था, लेकिन अशोक सबसे महान सम्राट हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य इनके पिता, ये भी एक महान सम्राट थे। इनका पिता भी महान था और इनका बेटा भी महान था। लेकिन ये बिंदुसार, ये एकदम भी महान नहीं था। ये मांस नहीं, मतलब पूरा दारू वारू पीता था, यानी कि शराब का नशा में पूरा मग्न रहता था। और इनको साम्राज्य विस्तार से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए बिंदुसार का कोई खास उपलब्धि नहीं किया गया है। यानी कि बिंदुसार के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये अपना साम्राज्य विस्तार में कोई खास योगदान नहीं दिया है, जितना कि चंद्रगुप्त मौर्य और इसका बेटा अशोक ने दिया है। तो बिंदुसार जो थे, इनके बारे में कहना है कि ये एक योग्य पिता का सिर्फ एक पुत्र थे बस। और उल्टा भी हो जाएगा कि इसका बेटा भी महान था, तो इसको एक योग्य पुत्र का एक पिता सिर्फ बोला जाता है। यानी कि एक योग्य पिता का पुत्र और एक योग्य पुत्र का पिता। योग्य पुत्र कौन था? सम्राट अशोक। और योग्य पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। यह है बिंदुसार के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। और रही बात इसका साम्राज्य विस्तार की नीति, तो कुछ नहीं था। ये अपना दुनिया में मग्न रहता था। तो पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में कुछ पॉइंट। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक बना। बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत हुआ और इस प्रकार उसमें संपूर्ण देश शामिल था। तो ये जब बिंदुसार का शासनकाल आया, उस टाइम का मौर्य साम्राज्य का जो सीमा था उसके बारे में बात किया गया है। फिर अब बिंदुसार के शासनकाल में केवल कलिंग, जो कि उड़ीसा का एक जगह था, और सुदूर दक्षिण भारत के राज्य ही उसके साम्राज्य में शामिल नहीं थे। यानी कि जो कलिंग है, उड़ीसा का कलिंग, और जो एकदम दक्षिण भारत का कुछ एरिया सब था, जो इसके इसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। बाकी लगभग पूरा भारत इसके टाइम पे शामिल हो चुका था। और ये जो कलिंग है ना, इस कलिंग को जीतने का काम करेंगे अशोक। बहुत ही भीषण नरसंहार होता है इस युद्ध में, कलिंग युद्ध में। ये हम लोग अशोक के टॉपिक में देखेंगे, यानी कि आज ही देखेंगे। उसके बाद है, यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रचेट्स या अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। और बिंदुसार को जैन धर्म में सिंहसेन
एवं वायु पुराण में भद्रसार भी कहा गया है। तो ये सब फैक्ट्स आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको आपको याद रखना है। फिर बिंदुसार के शासन काल में सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। तो ये तो हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं अभी तक कि बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, तो डायमेकस आया था। और बिंदुसार ने एंटियोकस से सूखी अंजीर, मदिरा एवं दार्शनिक की मांग करता था। तो ये सब इसका काम था, पूरा पियो और अपना दुनिया में टंच रहो। फिर मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसको सीधा याद रख लीजिए। फिर दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुए थे और उसको दमन करने के लिए पहली बार अशोक को और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया, जिसमें अशोक सफल रहा और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। उसके सभा में आजीवक संत रहते थे। ये पॉइंट थोड़ा देख लीजिए। देखिए, बिंदुसार का जो पुत्र था, अभी 2 पुत्र का उल्लेख है। पहला है अशोक और दूसरा है सुसीम। तो हुआ क्या था, तक्षशिला में कुछ विद्रोह हो गया था। तक्षशिला प्रांत जो कि पाकिस्तान में लाइज करता है, तक्षशिला। तो इस विद्रोह को दमन करने के लिए यानी कि शांत करने के लिए एक बार अशोक को भेजा गया और सुसीम को भी भेजा गया था, लेकिन सुसीम नहीं सका। इसमें अशोक इस चीज़ में सफल हो जाते हैं, यानी कि विद्रोह को शांत कर देते हैं, इसका दमन कर देते हैं विद्रोह का। तो उसी से अंदाज़ा लगता है कि अशोक हो ना हो एक योगी शासक के काबिल हैं। फिर इसके बारे में पॉइंट कि बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और आजीवक संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ा था। इसके संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक थे, इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मखली गोसाल। हमने पढ़ा था ये चीज़ पिछला चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। और जब धर्म संबंधित चीज़ पढ़ रहे थे तब भी। तो ये आपको याद रखना है कि बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और इसके सभा में आजीवक संत रहते थे। फिर बिंदुसार ने 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद गठित की थी, जिसका प्रमुख खल्लाटक को नियुक्त किया गया था। तो ये सब पढ़ लीजिए। बाकी बिंदुसार के बारे में कोई ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये उतना कोई ख़ास योगदान दिए ही नहीं, इसीलिए। तो एक बार समअप करते हैं क्या क्या आपको याद रखना है बिंदुसार के बारे में। तो सबसे पहले इनका ये सब, इनको अमित्र चेट्स और अमित्र घात कहा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म में इनको सिंगसिन कहा गया है, वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इनके दरबार में डायमेकस और एगो डायनोसिस ये राजदूत आए थे। उसके बाद ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बस इतना ही आपका इम्पोर्टेंट है। अब जो टॉपिक है हमारा सम्राट अशोक, ये टॉपिक पीटी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए। और मेंस में हम लोग जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तब इसके बारे में और अच्छी तरीके से डिटेल्स में स्टोरी देखेंगे। अभी जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्त की, किंतु उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। ये ईस्वी इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। कुछ जो शासक होते हैं वो हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनका राज्याभिषेक थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उनमें से एक है अशोक। इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है, ये आपको याद रखना है। शासक बनने के पश्चात उसने केवल एक युद्ध किया था और वह है कलिंग युद्ध। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अपना साम्राज्य का विस्तार काफ़ी ज़्यादा कर चुके थे सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके, और उसके बाद साम्राज्य विस्तार में जो योगदान दे रहे हैं वो है अशोक। अशोक का सबसे बड़ा उपलब्धि कलिंग का युद्ध माना जाता है। तो देखिए, अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष के पश्चात, 8 वर्ष के बाद, यानी कि
261 ईसा पूर्व की बात है। कलिंग का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। यानी कि ये जो युद्ध था ना, कलिंग का युद्ध, ये काफ़ी भयानक युद्ध था। इसमें भीषण नरसंहार हुआ, यानी कि इतने सारे लोग इसमें मारे गए ना, एकदम निहत्ता लोग भी इसमें मारा गया, जिसका इस युद्ध से कोई मतलब भी नहीं था, वो लोग भी इस युद्ध में मारा गया। काफ़ी सारा नुकसान हो गया इस युद्ध में, काफ़ी सारा लोगों का। तो अशोक को ये लग रहा था कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद कि उसने एक शासक यानी कि एक राजा होने के नाते, एक सम्राट होने के नाते कुछ ठीक नहीं किया। इस तरीके से लोगों का हत्या करके एक साम्राज्य को जीतना अशोक को कुछ ठीक नहीं लगा। तो अशोक का जो है ना, वो हृदय ही चेंज हो जाता है पूरा, यानी कि उसका पूरा का पूरा युद्ध से मन ही बदल जाता है। और इस युद्ध के पश्चात अशोक अपना युद्ध का जो नीति है वो सदा के लिए त्याग देता है, युद्ध नीति सदा के लिए त्याग देता है। और साम्राज्य विस्तार की जो नीति है वो भी शपथ लेता है कि कभी भी युद्ध के माध्यम से हम कोई भी साम्राज्य को नहीं प्राप्त करेंगे। तो यही है कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें बहुत सारा लोग मारे गए थे, लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। और कलिंग युद्ध में हुए भारी नरसंहार से अशोक का हृदय द्रवित हो गया, यानी कि उसका पूरा मन ही चेंज हो गया और उसने भैरी घोष की जगह धम घोष की नीति अपनाई। यानी कि भैरी घोष यानी कि होता है पूरा आक्रामक, और धम घोष नीति मतलब बहुत ही उदार। तो इस नीति को चुना, अर्थात उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय की नीति त्याग दी और सांस्कृतिक विजय पाने की नीति को अपनाया। यानी कि उदार हो गया पूरी तरीके से, युद्ध हमेशा के लिए त्याग दिया अशोक। फिर है कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। जो कलिंग का जो राजा था उसका नाम था खारवेल, और इसी का एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी में कलिंग आक्रमण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये क्वेश्चन सीधा आउट हो सकता है कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है किसका है, तो खारवेल का है। क्या जानकारी मिलता है, तो कलिंग आक्रमण के बारे में जानकारी मिलता है। फिर कलिंग आक्रमण के बाद अशोक बौद्ध धर्म अपना लिया। इम्पोर्टेंट है, अशोक कौन सा धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म। इन्होंने इसने क्या किया, तो बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इनके भतीजे निग्रोध से मिली। यानी कि अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे मिली, तो इसका एक भतीजा था निग्रोध, उसी से। जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी, और अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित है। देखिए, बौद्ध धर्म को अपनाना, देखिए पहले अशोक का किस प्रकार से इनका यू टर्न होता है। एक टाइम ये इतना आक्रामक थे कि कलिंग को पूरा का पूरा जितना ज़्यादा हो सका नरसंहार करके उस युद्ध को जीता कलिंग को। और उस युद्ध के पश्चात सबसे पहले इन्होंने युद्ध को त्यागा, भैरी घोष की जगह धम घोष की नीति को अपनाया, बौद्ध धर्म को भी अपना लिया। और बौद्ध धर्म को हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग देखे थे कि बौद्ध धर्म किस प्रकार से है और इसमें क्या क्या चीज़ों को करने के लिए बोला गया था। तो फाइनली बोल सकते हैं कि अशोक पूरी तरीके से उदार हो गया था, उदारवादी बोल सकते थे अब इसको, एक उदारवादी शासक। अब तो बौद्ध धर्म को अपनाने की जो इसको प्रेरणा मिला वो निग्रोध से मिला, जो अशोक का भतीजा था। और इसको बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। उपगुप्त ये खुद एक बौद्ध भिक्षु थे। और अशोक की गृह और विदेश नीति ये बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित है, यानी कि पूरी तरीके से धर्मयुक्त। फिर है अशोक ने राजुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसे प्रजा को पुरस्कार तथा दंड दोनों देने का अधिकार प्राप्त था। तो ये राजुक नाम का कुछ अधिकारी था, कुछ पोस्ट का नाम है। और कंधार अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक की धम नीति जब भी आएगा तो समझ लीजिए वही जो उदारवादी है ना, उदारवादी। देखिए, नैतिक नियम
नैतिक नियम का जो, बस नैतिक नियम समझ लीजिए आप, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से जो प्रशासन का जो संचालन होता है वही है, यानी कि नैतिक नियम का संकलन करता, वही है धम्म नीति। तो धम्म नीति का प्रभाव बहेलियों और मछुआरों पर भी हुआ। उन्होंने जीव हिंसा को त्याग दिया और कृषक जीवन जीने लगे। तो अशोक की धम्म नीति क्या है क्या नहीं, इसके बारे में जब हम लोग अशोक के धम्म के बारे में पढ़ेंगे तब अच्छी तरीके से देखेंगे। तो ये था सम्राट अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक बार समअप करते हैं। तो सबसे पहला, इसका राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व, इम्पॉर्टेंट, याद रखना है। फिर 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा गया। कितने वर्ष पश्चात? तो राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद। इसमें इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ जिस कारण से अशोक का हृदय चेंज हो गया। इसने युद्ध नीति को त्याग दिया और भैरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति को अपनाया। और फिर कलिंग आक्रमण की जो जानकारी है वो खारवेल का हाथे गुम्फा अभिलेख से मिलता है। फिर इन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने की जो दीक्षा है वो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने दिया था, और बौद्ध धर्म अपनाने की जो प्रेरणा है वो निग्रोन से मिला। बस इतना ही फैक्ट्स आपका अशोक के बारे में याद रखना है। बाकी अशोक का धम्म नीति, ये इसके बारे में अलग ही टॉपिक है, हम लोग आने वाले टाइम पे अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अब अगला टॉपिक है अशोक के अभिलेख। तो अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा को संबोधित किया, यानी कि अभिलेख के माध्यम से जनता तक कुछ पहुंचाने का काम किया। कौन? सम्राट अशोक। तो अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। सबसे पहला शिलालेख, फिर स्तंभलेख और फिर गुहालेख। ये तीनों क्या है? तो शिलालेख, तो शिला मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर पर कुछ लिख दिया, कोई जानकारी लिख दिया तो हो गया शिलालेख। फिर है स्तंभलेख, तो पत्थर का कोई स्तंभ बना लिया, कोई पिलर टाइप का, और उसमें कुछ जानकारी लिख दिया तो बन गया स्तंभलेख। और गुहालेख यानी कि गुफाओं में कोई जानकारी लिख दिया, हो गया गुफालेख। तो शिलालेख, तो शिलालेख को 2 भागों में बांटा गया है, एक वृहद शिलालेख और एक लघु शिलालेख। स्तंभलेख, इसको भी दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख में विभाजित किया जा सकता है। और गुहालेख में सिर्फ गुफाओं में जो जो लेख मिला है वही है गुहालेख। जो वृहद शिलालेख थी उसकी संख्या 14 और ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अशोक का जो शिलालेख है, जो वृहद शिलालेख है, उनकी संख्या 14 है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली। तो ये हम लोग पहले भी पढ़े थे और यहाँ भी वही बात तो रिपीट किया गया है, आपको याद रखना है। अब हमने देखा था कि अशोक का जो भी अभिलेख था, अशोक के जितने सारे अभिलेख था उसमें सम्राट अशोक मतलब सब में नहीं था, मतलब 90% अभिलेख ऐसा था, यानी कि ज़्यादातर अभिलेख जिसमें अशोक अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्यारा लिखवाया है। अशोक करके कहीं नहीं मिला था, केवल कुछ अभिलेख था जिसमें अशोक का नाम सम्राट अशोक लिखा है, जिससे पता चलता है कि ये सम्राट अशोक का ही अभिलेख है। और उन अभिलेख का नाम यहाँ पे है, जैसे ये मास्की हो गया जो कि कर्नाटक का, और गुर्जरा जो मध्य प्रदेश का, फिर है निट्टूर और उदय गुलाम कर्नाटक से। तो इतना सारा जगह से जो अभिलेख मिले हैं, मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदय गुलाम, यानी कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये सब जगह हैं। तो यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं उसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि हाँ, ये सम्राट अशोक मगध साम्राज्य का ही शासक है। और बाकी अभिलेखों में उसका नाम देवनाम प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्यारा कहा गया है। तो आपसे ये चीज़ तो पूछेगा नहीं कि बाकी अन्य अभिलेखों में, क्योंकि सब में तो देवनाम प्रियदर्शी ही मिला है। और पूछ भी सकता है कि अशोक का जो नाम है वो अभिलेखों में क्या मिलता है,
तो ऑप्शन बना के ये आउट हो सकता है, लेकिन आपको ये स्पेशली याद रखना है। मास्की, गुज्जरा, निट्टूर, उदयकुलम, ये 4 बेसिकली, हाँ 4 ही है, बस इतना याद रखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट 4 ही है। ये 4 अभिलेख जो है यहीं से अशोक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख है। फिर राजस्थान के भाबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें सीधा सीधी मगध का सम्राट बताया गया है। अशोक ने खुद को किस में बताया है, तो भाबरू अभिलेख में। फिर अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहादेश और अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। अब एक बात बताइए, अगर अफगानिस्तान से अशोक के अभिलेख मिल रहे हैं अशोक के, तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अशोक का साम्राज्य उतना दूर तक विस्तारित होगा, यही ना। तो यही है कि अशोक का जो अभिलेख है वो अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। फिर पश्चिमोत्तर भाग में अशोक के अभिलेख खरोष्टी और अरमाइक लिपियों में है, और अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि अरमाइक और यूनानी दोनों है। तो 7th JPSC में यहाँ से एक क्वेश्चन आउट हुआ था। 7th JPSC में पीटी का बात कर रहे हैं कि वहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा था कि अशोक का लिपि को, मतलब इस तरह करके कुछ क्वेश्चन बनाया था कि पश्चिमोत्तर भाग से जो अशोक का जो लिपि मिली है वो कौन सी लिपि में है, इस प्रकार से। तो याद रखिए, पश्चिमोत्तर भाग में अशोक का जो अभिलेख मिला है वो खरोष्टी और अरमाइक दोनों लिपियों में है। खरोष्टी में भी मिले हैं और अरमाइक में भी मिले हैं। अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि क्या है, तो अरमाइक और यूनानी दोनों हैं। देखिए, पश्चिमोत्तर का बात कर रहे हैं तो उसमें सारा चीज़ शामिल हो जाता है, जो उत्तर पश्चिम का कंप्लीट एरिया। लेकिन स्पेशली अफ़गानिस्तान का बात करें तो वहाँ पे इसका जो लिपि है वो है अरमाइक और यूनानी दोनों। तो ये लिपि सब और भाषा सब आपका इम्पोर्टेंट है। फिर अशोक एक धर्म, एक भाषा और प्रायः एक लिपि के सूत्र में संपूर्ण देश को जोड़ने में सफल रहा। अशोक के अधिकांश लेख ब्राह्मी लिपि में हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अशोक का जो अधिकांश लेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। तो ब्राह्मी लिपि हो गया, और यहाँ पे खरोष्टी में भी मिला, अरमाइक में भी मिला। तो ये सब है अशोक के बारे में कि मतलब लगभग सारा लिपि का प्रयोग हो चुका है। ब्राह्मी लिपि है, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान तक इसका साम्राज्य विस्तार था, तो वहाँ पे अरमाइक लिपि में भी कुछ मिला है, कुछ यूनानी में भी मिला है, तो समझ सकते हैं। तो अधिकतर लेख ब्राह्मी लिपि में है, पर देश के एकीकरण में उसने ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी सभी लिपियों का सम्मान किया। देखिए, अशोक जो थे ना, ये हालांकि बौद्ध धर्म को मानने लगे थे, बौद्ध धर्म, लेकिन बाकी धर्मों के प्रति इसका जो श्रद्धा था वो सेम था। कभी भी किसी दूसरे धर्म का बुराई कभी नहीं किए थे अशोक, कभी नहीं। यानी कि ये बौद्ध धर्म को भले मानता था, लेकिन बाकी धर्मों का भी सम्मान करता था। और बाकी धर्म का ही नहीं, बाकी कोई भी चीज़ हो, चाहे भाषा हो, लिपि हो, सभी का सम्मान किया करता था। तो वही है, ब्राह्मी लिपि में पूरा देश को एकीकरण किया था। सॉरी, मतलब इसका जो लेख सब है, जो भी मिले हैं इसका लेख, वो सब ब्राह्मी लिपि में ही है ज़्यादातर। लेकिन देश का एकीकरण करने का जब बात आया, तब इसने ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी सभी लिपियों को सम्मान किया और सभी लिपियों में अपनी जानकारी पहुंचाई। ये है अशोक। फिर अशोक ने ग्रीक, प्राकृत तथा संस्कृत जैसी भाषाओं को और अधिक प्रसारित किया तथा विविध धार्मिक संप्रदायों को समन्वित किया। उसने सहनशील धार्मिक नीति अपनाई, बौद्ध धर्म का प्रचारक होते हुए भी अन्य धर्मों को सम्मानित किया। अशोक ने आजीवकों के लिए बराबर की पहाड़ियों, जो कि बिहार में है, वहाँ पे 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। तो देख सकते हैं अशोक मतलब कितना उदारवादी शासक हो चुका था। तो अशोक जो थे वो बाकी धर्मों का भी सम्मान करते थे। इसका जो प्रूफ है वो ये लाइन में है कि आजीवकों के लिए, जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे, उनके लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये आपका इम्पोर्टेंट है। और गुफाओं का नाम भी इम्पोर्टेंट है, जो कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी।
ये गुफा सबका नाम है। कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था आजीवकों के लिए। खुद बौद्ध धर्म को मान रहा है, लेकिन आजीवक धर्म के लोगों को भी सम्मान कर रहा है, और इसी के लिए ये 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। और इतिहास में अशोक का नाम उसके शांति, अनाक्रमण यानी कि आक्रमक मतलब भैरी घुस एकदम नहीं है, और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है। तो ये था अशोक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, अशोक के अभिलेख के बारे में। तो एक बार इसको समअप करते हैं। तो अशोक का अभिलेख 3 वर्गों में है। पहला शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख में भी 2 पार्ट, एक बृहद शिलालेख, एक लघु शिलालेख। स्तंभलेख में भी सेम, दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। और गुहालेख तो गुफाओं में लेख। अशोक का जो बृहद शिलालेख है उनकी संख्या 14 बताई गई है। सबसे पहले अशोक का जो अभिलेख है उसको पढ़ने में जो सफलता मिली वो जेम्स प्रिंसेप को मिली 1837 में। अब अशोक का ज़्यादातर अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्यारा कहा गया है। भाबरू अभिलेख जो कि राजस्थान का है उसमें अशोक खुद को मगध का सम्राट बताया है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयकुलम, इन 4 जगह से जो अभिलेख मिले हैं उनमें अशोक जो है, अशोक का नाम देवों का प्यारा नहीं है बल्कि अशोक ही है। फिर अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप और अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। इसका जो लिपि है वो हर लिपि में अपना अभिलेखों को पहुंचाने का कार्य किए। खरुष्टी हो गया, अरमाइक हो गया, यूनानी हो गया, ये सब टोटल लिपि में मिलता है। लेकिन अशोक का ज़्यादातर लेख ब्राह्मी लिपि में है। फिर अशोक भले बौद्ध धर्म को मानता था, यानी अपनी संस्कृति तो उसको प्यारा था ही, लेकिन बाकी संस्कृति को भी सम्मान किया करता था और बाकी धर्मों के लिए भी सेम रिस्पेक्ट था। जैसे कि बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए जो 4 गुफाओं का जो निर्माण करवाया गया, ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। सबसे पहले कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफा हैं जो अशोक के द्वारा निर्मित है। तो इस प्रकार से अशोक का जो नीति है वो एक शांति शासक के रूप में, अनाक्रामक शासक के रूप में और एक सांस्कृतिक विजय के शासक के रूप में जाना जाता है, और इस सब नीति के लिए अशोक हमेशा अमर है। तो अशोक का जो अभिलेख का टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट होता है। अब अगला टॉपिक है हमारा अशोक का शिलालेख। तो इनकी संख्या 14 है और ये 14 का 14 शिलालेख हमने एक टेबल में लिख दिया है, टोटल 14 तक। और ये जो जितना फैक्ट्स है वो आपको पढ़ना भी है, कुछ कुछ पॉइंट याद भी रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आउट हो सकता है। तो सबसे पहला शिलालेख जिसमें अशोक ने पशु बलि की निंदा की है और इसमें बोला गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। ये पहला शिलालेख में अशोक का विषय है। तो ये टेबल में जो शिलालेख है, कितना नंबर का शिलालेख और क्या विषय है वो अच्छा से अरेंज मैं कर दिया हूँ। तो इसको एक बार पढ़ते हैं। तो पहला शिलालेख में अशोक ने क्या बोला गया, मतलब अशोक ने क्या उपदेश दिया कि पशु बलि की निंदा यानी पशु बलि एकदम भी नहीं करना है और सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, यानी कि सभी मनुष्य को अपना संतान की तरह माना। दूसरा शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य, इन सब बातों पर चर्चा की गई है। और चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र, इस सब की चर्चा की गई है। ये सब दक्षिण भारत का कुछ छोटा छोटा साम्राज्य बोल सकते हैं आप। दक्षिण भारत का मगध महाजनपद की अपेक्षा ये छोटा ही था। चोल, पांड्य ये सब ये दक्षिण भारत के यानी कि एकदम तमिलनाडु का जो एरिया है ना, वहाँ पे कुछ शासन था। तो ये सब
के बारे में भी चर्चा किया गया है। फिर है तीसरा शिलालेख। तो राज्य के अधिकारी जैसे कि राजयुग हमने देखा, युक्त हो गया, प्रादेशिक हो गया, ये सब की चर्चा की गई है, यानी कि राज्य के अधिकारियों की, जिससे प्रशासन वहाँ पे चलता था उस टाइम। और चर्चा की गई है कि वे हर 5वें वर्ष दौर पर जाए। फिर चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। देखिए, जो याद रखना है उसको मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, उसको तो हर हाल में याद रखना ही है। जैसे कि चौथा, इसमें भैरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीतियों पर चर्चा किया गया है। हमने देखा था अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है अपना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, और कलिंग विजय के पश्चात ये बिल्कुल ही मतलब उदारवादी शासक बन जाते हैं, और अपना जो भैरी घोष रहता है, भैरी घोष की नीति, वो धम घोष में बदल जाती है। यानी कि भैरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीति को अशोक अपना लेता है। तो ये आपको याद रखना है, चौथा शिलालेख, भैरी घोष की जगह धम घोष। फिर पांचवा शिलालेख, धम महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। फिर छठा शिलालेख में प्रतिवेदक की चर्चा की गई है। सातवां शिलालेख, इसमें सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है, सभी संप्रदायों के लिए, क्योंकि अशोक अपना धर्म के साथ साथ बाकी धर्मों और संप्रदायों का भी सम्मान किया करता था। फिर आठवां शिलालेख, इसमें सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है, और बोध गया के भ्रमण का उल्लेख है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानता था, इसीलिए जो बौद्ध प्रमुख स्थल है वहाँ पे ये भ्रमण करने के लिए गए थे। तो बोध गया के जो भ्रमण है उसका उल्लेख 8वां शिलालेख में मिलता है। 9वां शिलालेख में विभिन्न प्रकार के समारोह की निंदा की गई है। 10वां शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, यानी कि जो शासक है, जो साम्राज्य को चलाते हैं, उनका कर्तव्य है कि अपने प्रजा के हित में सोचे और प्रजा के हित में ही कोई काम करे। और इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। ये 10वां शिलालेख। फिर 11वां शिलालेख, धम्म की नीति की व्याख्या किया गया है। देखिए, इस सब के बारे में ज़्यादा डीप घुसने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधी ऊपर ही पढ़ के आपको पार कर देना है, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप घुस के आपको फ़ायदा नहीं है, जो लिखा है उसी को सीधा सीधी याद कर लीजिए आप। और 12वां शिलालेख क्या है, तो सर्वधर्म संभव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। 13वां शिलालेख, तो देखिए ये 13वां शिलालेख आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन है, यही इम्पोर्टेंट है। पड़ोसी राज्यों का वर्णन है और अपराध करने वाली आठविक जातियों का उल्लेख है। और 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो ये 14th शिलालेख का बात किया गया है। तो ओवरऑल इस टेबल में आपको बहुत ज़्यादा पगलाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिर्फ आप ये याद रख लीजिए, चौथा शिलालेख, इसमें भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और एक 13th शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और जब हम लोग धम्म नीति पढ़ेंगे तब आपको ये 11वां शिलालेख याद हो जाएगा। हालांकि अभी याद कर लीजिए कि धम्म नीति की व्याख्या 11वां शिलालेख में है, और बस यही इम्पोर्टेंट है आपका। और 8वां शिलालेख, इसको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानता था और बोध गया के भ्रमण का उल्लेख इसमें किया गया है। बाकी आप हो सके तो याद रख लीजिएगा, और अगर नहीं रख पाएंगे तो भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। और बाकी देख लीजिएगा घटना चक्र उठा के, अगर यहाँ से क्वेश्चन आउट हुआ है तो आप इसको याद रख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है अशोक का स्तंभ लेख। अशोक के बारे में कुछ टॉपिक
अभी और हम लोग को पढ़ना है। फिर गुहा लेख है, फिर धार्मिक जीवन है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा नहीं, एक क्लास और जाएगा, क्योंकि अशोक के बारे में कुछ टॉपिक बचल है। तो इसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं। इतना सारा चीज़ आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और खुद से एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।